कौन था बीहड़ का सबसे आधुनिक डाकू? एक 17 साल का लड़का जिसने अन्याय के खिलाफ खोला था मोर्चा। रसूखदारों से दुश्मनी में कैसे डाकू बन गया नौजवान। वो डकैत जिसके अपने नियम और कानून थे। वो डकैत जिसने कभी महिलाओं पर अत्याचार नहीं किया। चंबल यानी बीहड़ का वो खास इलाका जहां डकैतों का जमावड़ा लगता था। चंबल वो डकैतों की पहली पसंद हुआ करती थी। वैसे तो बीहड़ का इलाका लाखों एकड़ में फैला हुआ था, लेकिन चंबल उन डाकुओं के लिए सबसे मुफीद जगह हुआ करती थी। वैसे तो डाकुओं की कहानी में रेप, अपहरण, हत्या, लूट, डकैती ये सब आम बात थी, लेकिन उस दौर में भी इसी बीहड़ में एक ऐसा भी डकैत हुआ जिसके अपने नियम कानून थे। वो अपनी ही बनाई कानून को मानता था। वो डकैत जिसे पकड़ने की तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे। वो डकैत जिसके पास उस दौर में इतने हथियार थे कि उतने हथियार तो कई जिलों की पुलिस को मिला दें तो भी बराबरी नहीं कर सकती थी। मध्य प्रदेश के भिंड जिले का बिलाव गांव। कहते हैं कि इस गांव के पुरोहित कैलाश पंडित का दबदबा था। गांव की लगभग 3/4 जमीन पर इसी का कब्जा था। कभी जोर जबरदस्ती से तो कभी कर्ज ना चुका पाने की कीमत यहाँ के ग्रामीणों ने अपनी जमीन देकर चुकानी पड़ती थी। कैलाश पंडित के चाचा राजनीति में थे। कहते हैं कि उस दौर में वो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री थे, लिहाजा कैलाश पंडित कानून को अपनी जेब में लेकर घूमता था। पुलिस वाले भी उसके रसूख के सामने सिर झुकाते थे। ऐसे में वो गांव में खुलकर दबंगई करता था। कैलाश पंडित का दबदबा इतना ज्यादा था कि गांव के एक मंदिर में करीब 100 बीघा जमीन पर उसने कब्जा कर रखा था। उसकी मनमानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। दबंग होने की वजह से ऊंची जातियों के लोग उसे कुछ बोलते नहीं थे और निचली जाति के लोगों को बोलने से पहले ही मुंह बंद करवा दिया जाता था। दबंगई और रसूख के कारण सरपंच के पद पर भी वही विराजमान था, लेकिन गांव के ही एक 17 साल के नौजवान को पुरोहित की दबंगई पसंद नहीं आ रही थी। वो उसकी मनमानी से इतना त्रस्त हो चुका था कि जिस पुरोहित के सामने कभी किसी के बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, उसी पुरोहित के खिलाफ उस 17 साल के नौजवान ने विद्रोह कर दिया। वो खुलकर पुरोहित के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने लगा, गांव वालों को पुरोहित के अन्याय के खिलाफ खड़ा करने लगा और इसी के साथ वो पुरोहित के निशाने पर आ गया। उसी नौजवान का नाम था मलखान सिंह, जो आगे चलकर बीहड़ का सबसे कुख्यात डाकू बना। पुरोहित के कहने पर पुलिस ने मलखान को जेल में डाल दिया। जेल में मलखान पर खूब अत्याचार हुए, मारपीट हुई। जमानत पर बाहर आने के बाद वो राजनीति में कूद गया। पुरोहित के खिलाफ सरपंच का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पूरे गांव में पुरोहित के खिलाफ खुलकर बोलने लगा। पुरोहित के कब्जे में मंदिर के 100 बीघा जमीन का मुद्दा भी उठाया। मलखान सिंह अब पुरोहित का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। पुरोहित को लगने लगा था कि अगर मलखान सिंह का मुंह बंद नहीं करवाया गया तो वो उसके लिए घातक साबित हो सकता है। इसीलिए पुरोहित ने मलखान सिंह के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रचा जिसने मलखान सिंह को गांव से निकलकर बीहड़ जाने पर मजबूर कर दिया। पुरोहित ने मलखान पर डाकू गिरदारिया से मिलीभगत का आरोप लगा दिया। मलखान पर गिरदारिया के लिए काम करने का आरोप लगा। पुलिस ने मलखान को गिरफ्तार कर लिया। पूरे गांव के सामने पीटते हुए मलखान को पुलिस लेकर गई। इस दौरान मलखान और उसके परिवार को काफी प्रताड़ित किया गया। दरअसल पुरोहित नहीं चाहता था कि मलखान कभी भी जेल से बाहर आए और इसके लिए उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इस बीच पुरोहित ने मलखान को एक हत्या के आरोप में फंसा दिया। पुरोहित ने मलखान पर आरोप लगाया कि उसने पुरोहित कैलाश पंडित के एक खास आदमी की हत्या कर दी है। मलखान की जिंदगी को पूरी तरह से नर्क बना दिया गया था। हद तो तब पार हो गई जब मलखान का बदला लेने के लिए उसके एक करीबी दोस्त की होली के दिन हत्या कर दी गई। अब मलखान के पास हथियार उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था और हुआ भी वही। मलखान के कदम अब अपने आप बीहड़ की ओर बढ़ गए थे। मलखान गांव छोड़कर चंबल चला गया। भाई और दोस्तों के साथ मिलकर एक गैंग बनाई। गैंग चलाने के लिए दर्जनों लूट, हत्या और अपहरण किए। मलखान ने लूट और फिरौती के पैसे से हथियार खरीदे।
दरअसल मलखान किसी भी सूरत में पुरोहित से बदला लेना चाहता है। यही वजह थी कि जब उसके पास हथियार आए तो उसने सबसे पहले उसी पुरोहित कैलाश पंडित के घर पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसे डकैत बनना पड़ा था। एक हाथ में माइक और दूसरे हाथ में बंदूक लिए मलखान कैलाश पंडित को ललकारता है। मलखान और उसकी गैंग ने पुरोहित के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। हालांकि कहते हैं कि कई गोलियां लगने के बाद भी कैलाश पंडित वहां से भागने में कामयाब रहा। अब मलखान का खौफ न सिर्फ गांव में बल्कि पूरे इलाके में फैल चुका था। पुरोहित भी पूरे परिवार के साथ गांव छोड़कर भाग चुका था। इधर मलखान सिंह आए दिन लूट, अपहरण और हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगा था। उधर वो पुलिस की लिस्ट में सबसे ऊपर आ चुका था। इलाके के लोग बताते हैं कि महज कुछ ही दिनों में मलखान सिंह ने इतनी ज्यादा हत्याएं, अपहरण और लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था कि बीहड़ के इतिहास में इतने कम समय में किसी भी डाकू ने इतनी ज्यादा वारदातों को अंजाम नहीं दिया था। देखते ही देखते मलखान का गैंग बीहड़ की सबसे अमीर डकैतों की गैंग हो गई। उसके गैंग में भी करीब 100 से ज्यादा लोग शामिल हो गए। अब चंबल से निकल यूपी, एमपी और राजस्थान तक मलखान का खौफ लोगों के बीच था। आधुनिक हथियारों का जखीरा था मलखान के पास। 70 के दशक में मलखान के पास कई हथियार थे। मलखान के पास सेल्फ लोडिंग अमेरिकन राइफल था। मलखान की गैंग में लेटेस्ट इटालियन दूरबीन भी था। AK-47 और कार्बाइन जैसे हथियारों का जखीरा भी था। मलखान सिंह के पास अब आधुनिक हथियारों का जखीरा था। वो एक हाथ में दूरबीन और दूसरे हाथ में हथियार लेकर चलता था ताकि दूर से ही पुलिस की गतिविधि पर नजर रख सके। कहते हैं कि मलखान के गैंग में उस वक्त 2 दर्जन लोग ऐसे थे जो मलखान की एक आवाज पर उसके लिए जान देने तक के लिए तैयार रहते थे, जबकि गद्दारी करने वालों को वो मौत के घाट उतार देता था। उस दौर में बीहड़ में कई डाकुओं की गैंग थी, लेकिन जिस तेजी के साथ मलखान सिंह के गैंग का नाम हो रहा था, उससे तमाम दूसरे गैंग के डाकू मलखान सिंह को खत्म करना चाहते थे। यही वजह थी कि आए दिन मलखान सिंह गैंग का दूसरे गैंग के साथ मुठभेड़ होता रहता था। लेकिन मलखान सिंह के अपने ही असूल थे। वो कभी भी दूसरी गैंग के डाकुओं को जान से नहीं मारता था। पकड़े जाने पर उन डाकुओं के पैर में गोली मारकर छोड़ देता था, जिसे दूसरे गैंग के डाकू भी मलखान सिंह की इज्जत करने लगे और उन्हें एक नया नाम दिया गया, द स्यू किंग। अब पूरे बीहड़ में डाकू मलखान सिंह को द स्यू किंग कहकर बुलाया जाने लगा। उसी दौर में नई नई डाकू बनी फूलन देवी भी मलखान सिंह का सम्मान करती थी, क्योंकि वो डाकू के साथ एक अच्छे इंसान भी थे। डाकू मलखान सिंह ने अपने गैंग के लिए एक नियम भी बनाए थे, जिसका पालन करना उसकी गैंग के हर सदस्य के लिए अनिवार्य था। यहाँ तक कि वो खुद ही उन नियमों का पालन करता था। डाकू मलखान सिंह का कानून: गैंग का कोई भी सदस्य किसी भी माँ, बहन, बेटी पर बुरी नजर नहीं डालेगा। महिलाओं को देखकर नजरें नीची कर पैर छू कर जाना पड़ता था। बहन बेटियों से छेड़खानी करने पर मलखान उसे गोली मार देता था। चंबल के 5 जिलों में ये नियम लागू थे। इन नियमों के चलते इलाके में रेप बंद हो गए थे। मलखान सिंह भले ही लोगों के लिए दरिया दिल था, लेकिन पुलिस वालों के लिए किसी काल से कम नहीं था। कहते हैं कि उसने सबसे ज्यादा पुलिस वालों की ही हत्या की थी। हालांकि कभी भी पुलिस ने इस बात को नहीं माना। इसके पीछे वजह बताई जाती है कि दरअसल पुलिस बदनामी के डर से कभी भी नहीं मानती थी कि मलखान ने पुलिस वालों की हत्या की है। 1980 तक मलखान पर 94 से ज्यादा मामले दर्ज थे। 17 हत्या, 18 डकैती, 28 अपहरण के मामले दर्ज थे। मलखान पर पुलिस वालों की भी हत्या का आरोप था। बीहड़ में हथियार उठाने वाले डाकुओं को कभी भी खुद को डाकू कहलवाना पसंद नहीं था, और ऐसा ही मलखान सिंह के साथ भी था। उसे भी खुद को डाकू की जगह बागी कहलवाना पसंद था। कहते हैं कि जो भी उसे डाकू कहता था वो उसे गोली मार देता था। मलखान सिंह का खौफ इलाके में बढ़ता जा रहा था। वो आए दिन हत्या, लूट, अपहरण जैसी वारदातों को अंजाम देने लगा था।
जिससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की साथ साथ केंद्र सरकार की बेचैनी भी बढ़ा दी थी। ऐसे में केंद्र ने 3 राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकार ने मिलकर एसटीएफ का गठन किया, जिन्हें मलखान सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश था। महीनों तक बीहड़ की खाक छानने के बाद भी कभी भी मलखान सिंह एसटीएफ के हाथ नहीं आया। कहते हैं मलखान सिंह हर दिन अपना ठिकाना बदल लेता था और पूरे बीहड़ में हर जगह उसके गुर्गे मौजूद थे, जो मलखान को एसटीएफ के हर गतिविधि की जानकारी देते थे। ऐसे में करीब 6 लाख एकड़ में फैले बीहड़ की खाक छानने के बाद भी मलखान सिंह कभी भी नहीं पकड़ा गया, जिसके बाद मलखान सिंह के ऊपर उस वक्त 70,000 का इनाम रखा गया। मलखान सिंह का खौफ भले ही पूरे इलाके में था, लेकिन अभी भी उसका बदला पूरा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो सालों से बीहड़ में भटक रहा था, जिसकी वजह से उसने बंदूक उठाई थी। वो पुरोहित आज भी जिंदा था। ऐसे में एक दिन मलखान को पुरोहित का पता चला और मलखान ने उसकी हत्या करवा दी। लेकिन अभी भी मंदिर का वो 100 बीघा जमीन पुरोहित के नाम था, जिसके लिए उसने आवाज उठाई थी। प्रशासन ने पत्रकारों को भेजकर समर्पण की शर्त जानी। समर्पण के लिए मलखान ने 100 बीघा जमीन मुक्त कराने की शर्त रखी। एमपी के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जमीन को मंदिर के नाम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मंदिर के नाम जमीन होते ही मलखान सिंह सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाता है। 15 जून 1982 को डाकू मलखान सिंह आत्मसमर्पण कर देता है। कहते हैं कि मलखान सिंह का इतना खौफ था कि जिस समय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने दुर्गा माता मंदिर में समर्पण करने के लिए पहुंचा था, उसे देखने के लिए करीब 30,000 लोगों की भीड़ वहां पहुंच गई थी, जिसे संभालना प्रशासन के लिए मुश्किल हो गया था। हालांकि करीब 6 साल जेल में काटने के बाद 1989 में उसे रिहा कर दिया गया। मलखान सिंह ने भले ही हथियार डाल दिए थे, लेकिन उसका खौफ उस वक्त भी यूपी, एमपी और राजस्थान में था। उसकी धाक ऐसी थी कि अब नेता मंत्री लोग उसके पास चुनाव में समर्थन मांगने के लिए आने लगे थे। लेकिन मलखान सिंह भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से काफी प्रभावित था, इसीलिए उसने बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में उसने पीएम मोदी के लिए कई मंचों से प्रचार भी किया था। हालांकि 2019 में उसने जब बीजेपी से टिकट मांगा तो उसे नहीं दिया गया, जिसके बाद वो नाराज होकर शिवपाल यादव की नई नवेली पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया, जिसके बाद उसे धौरहरा सीट से टिकट भी मिला, लेकिन वो हार गया।